गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 17 सरिता का जल पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमको प्रकृति वर्णन के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि हमें अपनी मार्ग में आने वाली बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। वो संदेश हमको दिया गया है। इस कविता को गोपाल से नेपाली जी ने लिखा है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल वह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल यह लघु सरिता का बहता जल, निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में कितना बल यह लघु सरिता का बहता जल, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। इस कविता में नदी की गति, नदी का रूप, रंग और उसके स्वभाव का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। कवि कहते हैं कि हिमालय से निकली नदी की जो छोटी सी बर्फ धारा होती है वो भी कितनी स्वच्छ है और कितनी ठंडी है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बर्फ जब पिघलते हैं तो पिघलकर वो क्या होते हैं, पानी बन जाते हैं। बर्फ पिघलकर पानी बनते हैं ना, और वो एकदम उनका जो पानी होता है वो एकदम सफ़ेद दूध जैसा, दूध सा हिम का जल मतलब दूध जैसा सफ़ेद स्वच्छ कल कल करता हुआ उछलता हुआ नीचे बहता रहता है, विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ, और जितनी भी बाधाएं आती हैं रास्ते में उनको पार करता हुआ। इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मार्ग में आने वाली बाधाओं से ना डरने का संदेश हमको इस कविता में पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार नदी का जल जो होता है मार्ग में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से नहीं डरता और इतनी ऊंचाइयों से वो नीचे बहता हुआ तेज धारा में नदी का जल निरंतर बहता रहता है। निर्मल जल की यह तेज धारा, कितनी इस लाइन में जो दिया गया है ना कि निर्मल जल की यह तेज धारा, मतलब ये जो निर्मल जल होता है एकदम स्वच्छ जल होता है वो लगातार गिरता उठता है बार बार, मतलब कितनी ऊंचाइयों से ऊपर से नीचे तेज धारा उसकी गिरती आती है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, अर्थात इसमें बताया हुआ है कि इस बहते हुए जल में अपार शक्ति होती है, रखता है तन में कितना बल, मतलब इस जो बहता हुआ जल है इसमें बहुत अपार शक्ति होती है। ये ऊपर से नीचे चट्टानों पर गिरता है, मैदानों में भी गिरता है, मैदानों में कितने कंकड़ पत्थर होते हैं उन पर ये क्या होता है, दिन रात बिना रुके बिना थके ये गिरता रहता है। जीवन भर धरती के हृदय को ये धोता रहता है, क्योंकि ये जीवन भर वो गिरता रहता है अर्थात धरती के हृदय को ये धोता रहता है, और धरती के हृदय को धोता हुआ ये सरिता का जल
बहता ही रहता है। धोता वसुधा का अंत स्थल मतलब धरती के हृदय को ये सरिता का जल धोता हुआ बहता ही रहता है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वारी विमल। सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। तो कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि पत्थर वे पिघल पिघल मतलब पत्थर के समान हिमखंड पिघल पिघल कर निर्मल जलधारा बन जाते हैं, निर्मल जलधारा बनकर बहते रहते हैं। और सुख पाता जिससे पथिक विकल, जिससे क्या होता है, प्यासे यात्री भी जो होते हैं वो भी इस निर्मल जल को अपनी अंजलि में भरकर, अपने हाथों की अंजलि अपने हाथों में भरकर पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और थकान मिटाते हैं। नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। नदी की चंचलता और शीतलता देखकर कवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो आश्चर्यचकित होकर कहता है कि कितना शीतल कितना निर्मल, अर्थात इतना अधिक शीतल इतना अधिक निर्मल। शब्दों के अर्थ। हिम का अर्थ होता है बर्फ। निनाद, निनाद का अर्थ होता है आवाज। श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ी या श्रेणी या चोटी। गिरि का अर्थ होता है पहाड़। वसुधा अर्थात धरती। धरा, धरती को कहा गया वसुधा और धरा दोनों धरती को कहा गया है। मृदु का अर्थ होता है मीठा। विमल, विमल अर्थात स्वच्छ। विवल यानी व्याकुल, विवल का अर्थ होता है व्याकुल। एक शिखर, शिखर का अर्थ होता है ऊंची चोटी। रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात। अंतस्थल यानी हृदय और वारी का अर्थ होता है जल। बोध और सराहना। मौखिक प्रश्न, यह कविता किसके बारे में है? तो किसके बारे में है ये कविता? तो इसका पूरा आंसर आप लिखेंगे कि यह कविता नदी के जल के बारे में है। प्रश्न दूसरा, नदी कहाँ से निकलती है? नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि नदी हिमालय से निकलती है। प्रश्न तीसरा, कवि ने कविता के माध्यम से क्या कहना चाहा है? तो कवि कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदी अनेक बाधाओं को पार कर सागर से जा मिलती है, अर्थात अपनी मंजिल को पाती है, हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सफलता पानी चाहिए। इसीलिए हमको ये कवि ने, गोपाल सिंह नेपाली जी ने इस कविता के माध्यम से हमको ये बताया है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार नदी अनेक बाधाओं को पार करती है और अपनी मंजिल को पा लेती है, उसी प्रकार हम सबको भी अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर लेना चाहिए। प्रश्न चौथा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो इसको आप लोग बुक से देखकर नोट कर लीजिएगा कि कविता की उन पंक्तियों को गाओ जिनमें नदी के पहाड़ों चट्टानों से गिरने और दिन रात बहते रहने की बात कही गई है। तो इसका आंसर आप सबको पता है। अभी मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर की चट्टानों पर कंकड़ पत्थर पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। तो इसमें आप ये कविता की लाइंस लिख देंगे। लिखित प्रश्न। प्रश्न पहला, नदी को क्या क्या पार करना पड़ता है? क्या क्या पार करना पड़ता है, बताइए इसका आंसर। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि नदी को पहाड़
चट्टानें, कंकड़, पत्थर आदि पार करने पड़ते हैं। प्रश्न दूसरा, नदी की धारा बार बार क्यों गिरती है? क्यों गिरती है? नदी की धारा बार बार इसलिए गिरती है क्योंकि वह लगातार बहती रहती है। कंटिन्यू आप देखते होंगे ना, नदी की धारा बहती रहती है, इसलिए वो बहती रहती है, इसीलिए वो लगातार गिरती रहती है। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा, लिखित प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखिएगा, नदी किसका हृदय और कैसे धोती है? किसका हृदय धोती है और कैसे धोती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नदी धरती का हृदय अपने निर्मल जल से धोती है। प्रश्न चौथा, बर्फ के पत्थर धरती का जल बन गए कैसे? ये एक लाइन आई थी, बर्फ के पत्थर धरती का जल बन गए। तो इसमें पूछा है कि कैसे बन गए, तो उसके आंसर में हम बताएंगे पिघल कर बन गए। कि बर्फ के पत्थर जो थे उसको बताया है कि वो धरती के जल बन गए, तो कैसे बनेंगे? बर्फ पिघल कर तो जल बन जाता है। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनके अर्थ स्पष्ट करना है। अब ये जो 3 दिए हुए हैं इनके हमको अर्थ लिखना है। तो फर्स्ट है का, तन का चंचल मन का विवल। तो इसमें हम लिखेंगे कि नदी का पानी लगातार बहता रहता है अर्थात चंचल है। वह लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण कैसा रहता है? व्याकुल रहता है। विवल का मीनिंग हमने पढ़ा था ना, क्या होता है? व्याकुल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वह विमल दूध सा हिम का जल। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बर्फ का पिघला हुआ जल दूध के समान सफेद और पवित्र होता है। प्रश्न तीसरा, रखता है मन तन में कितना बल? थर्ड है, रखता है तन में कितना बल। तो इसका अर्थ हम समझाएंगे कि नदी का जो जल है वो हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ता है अर्थात वो बहुत बलवान है। बहुविकल्पी प्रश्न MCQs, सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस है, उसमें से एक राइट है और 2 रॉन्ग है। तो ये सब आपसे खुद ही बन जाएंगे। देखिए, नदी का जल कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? पहाड़ों की बर्फ से, बरसात से या झरनों से? तो नदी का जल पहाड़ों की बर्फ से निकलता है। कौन सी बात नदी के जल से संबंधित नहीं है? कौन सी बात नदी के जल से संबंधित नहीं है? कि नदी कठोर है, चंचल है, शीतल है। तो इसमें पूछा है संबंधित नहीं है, मतलब नदी का जल तो शीतल भी है, चंचल भी है, लेकिन क्या नहीं है? कठोर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कठोर बात नदी के जल से संबंधित नहीं है। प्रश्न तीसरा, नदी का जल लगातार बहता रहता है, रुक जाता है या नदी का जल उड़ जाता है? तो नदी का जल लगातार बहता रहता है क्योंकि नदी का जल तो रुकता भी नहीं है, नदी का जल लगातार बहता रहता है। भाषा बोध का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल इजी है, वो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कितना शीतल, कितना निर्मल, इस पंक्ति में कितना शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? तो कितना का प्रयोग क्यों हुआ है? जल की विशेषता की मात्रा दर्शाने के लिए। कितना शीतल, कितना निर्मल कहा गया है ना बार बार, तो ये किसके लिए कहा गया है? जल की विशेषता की मात्रा दिखाने के लिए, बताने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, गिर 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 की चट्टानों पर इस पंक्ति में किन किन अक्षरों की बार बार आवृत्ति हुई है? मतलब कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जो बार बार आए हैं, हर शब्द में आए हैं? तो देखिए, गिर, गिर, गिरी की चट्टानों पर, मतलब इसमें गी शब्द आया है बार बार और रा शब्द भी बार बार आया है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, बहता आता नीचे पल पल, इस पंक्ति की
क्रिया पुल्लिंग में क्यों है? क्वेश्चन 3 में बोला है कि बहता आता नीचे पल पल, तो कौन बहता आ रहा है? जल बहता आता है नीचे पल पल। और इस पंक्ति की क्रिया पुल्लिंग में क्यों है पूछा है, तो जल क्या होता है? जल शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए जल की बात हो रही है, इसलिए जल शब्द पुल्लिंग है। गिरती उठती है बार बार, चौथे क्वेश्चन में बोला है कि इस पंक्ति की क्रिया स्त्रीलिंग में क्यों है? तो स्त्रीलिंग में क्यों है? क्योंकि ये जो गिरती उठती है बार बार बोला है, ये किसके बारे में बात हो रही है? धारा के बारे में। और धारा शब्द कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे क्योंकि धारा की बात हो रही है और धारा शब्द स्त्रीलिंग है। MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न। जो शब्द रंगीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्रॉस मतलब गलत का चिन्ह लगाना है। जो शब्द रंगीन शब्द का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द, मतलब जो उसी का अर्थ बताते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। लेकिन हमको ऐसा चूज करना है जो उसका पर्यायवाची ना हो। जैसे जल का पर्यायवाची पानी भी होता है, वारी भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन जाल नहीं होता, तो जाल को हम क्रॉस कर देंगे। सेकंड है सरिता। सरिता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सरिता का पर्यायवाची सर नहीं होता। सरिता का पर्यायवाची नदी, तरंगनी, तटनी होता है। वसुधा का पर्यायवाची क्या नहीं है? वसुधा का पर्यायवाची धुरी नहीं है। वसुधा का पर्यायवाची धरती, धरा, पृथ्वी होता है। पथिक का पर्यायवाची क्या नहीं है? पथिक का पर्यायवाची पथ नहीं होता। पथिक का पर्यायवाची क्या होता है? यात्री भी होता है, राहगीर भी होता है, बटोही भी होता है, लेकिन पथ नहीं होता। गिरी का पर्यायवाची क्या नहीं होता? गिरी का पर्यायवाची गिरा नहीं होता। गिरी का पहाड़, पर्वत, अचल होता है। तन का पर्यायवाची क्या नहीं होता? तन का पर्यायवाची मन नहीं होता। काया भी होता है, शरीर भी होता है, देह भी होता है। पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं होता? पत्थर का पर्यायवाची पथरीला नहीं होता। पत्थर का पर्यायवाची पाषाण भी होता है, प्रस्तर भी होता है और पाहन भी होता है। इन सब का अर्थ पत्थर होता है, बट पथरीला का अर्थ पत्थर नहीं होता। और रजनी का पर्यायवाची होता है रात, निशा और रैना। और निर्जन इसका पर्यायवाची नहीं होता, अर्थात जो पर्यायवाची नहीं है उनको हमने क्रॉस किया है।